हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे, फिट और फाइन होंगे। और आज का वीडियो मेजर गौरव आर्या का है, डिफेंसिव ओपन चैनल का। उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे वहाँ जाके भी देख सकते हो। और वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन हाउ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज डैमेजिंग इंडियन आर्मड फोर्सेस। तो पहले वीडियो पे जाते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करिए। बाकी बातें वीडियो के बाद में कर लेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये डिफेंसिव ऑफेंस की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है हमारे देश में इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके सामने। बात तो सही है, मेजर आर्या क्वालिटी कंटेंट लाते हैं, इसमें कोई दो फैक्चुअल बातें हों, जिसमें नंबर्स हों, जिसमें डेटा हो। डिसीजन हमारा नहीं है, हमारा काम सिर्फ खबर देना। न्यूज़ हमारी, व्यूज़ आपके। जय हिंद। दोस्तों आज जो हम आपके पास डेटा लेकर आए हैं, जो वीडियो लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा अलग है। और ज़्यादातर हमारे वीडियोस पाकिस्तान को लेके या वामपंथियों को लेके या चीन को लेके होते हैं। आज अंदर सरकारी फंक्शनिंग के ऊपर हम कुछ बातें करेंगे आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला महायुद्ध था, उसकी बात करें, द्वितीय महायुद्ध की बात करें, तो इंडिया जो भारत था वो दुनिया का शायद सबसे बड़े देशों में मैन्युफैक्चरर था, जहाँ पे उत्पादन होता था हथियार का, असला का, बारूद का। तो यूनिफॉर्म से लेकर, जूतों से लेकर, राइफलों से लेकर और एमुनिशन से लेकर सब कुछ भारत में बनता था। राइफलें जाती थी देश विदेश, यूरोप में और दुनिया भर में, जहाँ पे भी बर्मा की लड़ाई हुई, मेसोपोटामिया में, सॉर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में हुई, जितनी भी कैंपेन्स थी, ये सारा का सारा इंडिया से जाता था सामान, यहाँ पे बनता था। लेकिन वो क्या हुआ, वो फैक्ट्रीज़ को, वो कहाँ गई वो कैपेबिलिटी हमारी, जब हम वर्ल्ड लीडर हुआ करते थे? उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग इम्प्रूव कब करेंगे, हम लोग दोबारा जिसको कहते हैं कि उरूज की तरफ कब जाएंगे, वो तब जाएंगे जब हम ये एडमिट करेंगे, जब हमें कबूल करेंगे कि हाँ, गलती अंदर हम में है, इसने साजिश कर दी, उसने ये पाकिस्तानियों वाली बात हमें करनी नहीं है कि हर समय बाहर की किसी ताकत को ब्लेम करना कि बाहर ही आता, कुछ नहीं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी गलती है और हमें इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि गलतियां क्या हैं, क्या क्या परेशानी क्या है इन सब चीज़ों में। देखिए सब, जहाँ तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करते हैं, OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक महकमा है सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, जो कि सारी की सारी चीज़ें, असला, बारूद वगैरह वगैरह, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। इसकी कई फैक्ट्रीज़ हैं, इसका बहुत ज़्यादा मैन पावर है। अब ये क्या क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा आसान शब्दों में, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और आपको शायद रुचि ना हो, और हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनको समझ में भी ना आए अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊं। तो मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊंगा कि परेशानी कहाँ पे है। हम अपने हथियार क्यों नहीं, हमें बाहर से इम्पोर्ट क्यों करने पड़ते हैं हथियार, इंडियन आर्मी के लिए ख़ास तौर से क्यों करने पड़ते हैं हमें, क्यों हमारे क्वालिटी के हथियार नहीं बनते? इसके कारण आज मैं बताऊँगा और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए साहब, 41 फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, 41 फैक्ट्रीज। 41 फैक्ट्रीज में एमुनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स यानी कि असला और बारूद बनाने की जो फैक्ट्री हैं वो हैं 11। व्हीकल्स एंड वेपन्स यानी कि गाड़ियां और बंदूकें वगैरह या तोप वगैरह, ये बनाने की फैक्ट्री हैं 11। तो 11 आपकी एमुनिशन और एक्सप्लोजिव्स की हो गई, 11 आपकी व्हीकल्स और वेपन्स की हो गई, टोटल 22 हो गई। इसके बाद मटेरियल एंड कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स हैं, कुछ और मटेरियल है, इसकी बनाने की फैक्ट्री हैं टोटल 8। आर्मर्ड व्हीकल्स यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां उसमें शामिल, BMP-1, BMP-2, BMP-3, टैंक्स हैं आपके, अर्जुन है उसमें शामिल, T-72 है, T-90 है वगैरह वगैरह, ये सब जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनकी बनाने की फैक्ट्री हो गई 6। और इक्विपमेंट यानी कि बेसिक इक्विपमेंट जिसमें शामिल कॉम्बैट जैकेट, शामिल बूट, शामिल यूनिफॉर्म्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसकी 5 फैक्ट्रियां हैं। टोटल 11, 11, 8, 6 और 5 यानी कि 41 फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। इसके अलावा 13 इनके पास डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहां पे डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, और 9 इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग हैं इनके। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महकमा है ये,
और कितने ज़्यादा इसमें लोग हैं। मैन पावर के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। सो नेशनल मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसको हम बोलते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और ये एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक असेट है। ये स्ट्रेटेजिक असेट में दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत यहाँ हुई है कि शुरुआत हम करते हैं इसकी 80% जो खरीदारी होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, जो ये लोग उत्पादन करते हैं, जो बनाते हैं, 80% जो है इसका आर्मी का है। यानी कि आर्मी 80% रिक्वायरमेंट खरीदता है, चाहे आर्मी को वो चीज़ पसंद आए चाहे ना आए। इंडियन एयरफोर्स 6% खरीदती है, इंडियन नेवी 2% खरीदती है, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसमें शामिल CAPFs हैं, शामिल पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और CAPFs में आ जाती हैं आपकी CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF वगैरह, वो 4% खरीदती हैं। और एक्सपोर्ट्स एंड सिविल ट्रेड वो 8% है। सिविल ट्रेड जैसे कि रिवॉल्वर्स, पिस्टल जो सिविलियंस खरीदते हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनती है। अब हैरत की बात यह है कि कई देश, हमारे जो मित्र देश हैं, जो दोस्त देश हैं, उनको हमने बोला कि साहब ये हम हथियार बनाते हैं, आप लीजिए इसको, और आसान किश्तों में आप लीजिए, आपको कोई इसमें इमीडिएट पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि साहब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर्ड सामान नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करती है, कुछ चीज़ें अच्छी भी बनाती है जो एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन काफ़ी हमारे मित्र देशों ने मना कर दिया। अब ये देखिए, जो मेरी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और शुरुआत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्यों है? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में इसलिए है क्योंकि 250 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बना रखा था, तो वहीं से चला आ रहा है 250 साल से, 200 साल से। यानी कि 2 centuries ओल्ड वाला मामला है, 2.5 centuries ओल्ड, वहीं पे चला आ रहा है। इनके सारे कस्टमर्स दिल्ली में हैं। अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो वो डिफेंस अटैचेस दिल्ली में बैठते हैं। ये तो गलत है, दिल्ली में होना चाहिए या फिर मुंबई में होना चाहिए, एयरफोर्स कलकत्ता में। होम मिनिस्ट्री, CAPF, इनके सारे के सारे कस्टमर बैठे हैं दिल्ली, और ये बैठे हैं कलकत्ता में। अब जब आपको माल बेचना होता है, सामान बेचना होता है, तो आपको कस्टमर से मिलना पड़ता है। फ़ोन कॉल में या इंटरनेट पे बात नहीं होती, आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। दूसरी चीज़ है कि 3 टियर का सिस्टम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। जो DDP है वो एपेक्स पे है, यानी कि टॉप पे है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करती है और इंडिविजुअल फैक्ट्री मैनेजमेंट करती है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड IOFS एक कार्डर है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस का एक कार्डर है, जिसके ऑफिसर्स इधर आते हैं। ये एक बोर्ड इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल एक बोर्ड हेड करते हैं, और इसमें 8 मेंबर हैं, और अलग अलग किस्म से 8 मेंबर हैं कि कुछ 5 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए थे, एक्सप्लोजिव मटेरियल, गन्स वगैरह, वेपन्स वगैरह, उनमें हैं 5 जो मैनेज करते हैं। और स्टाफ फंक्शंस के लिए जैसे पर्सनल, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, पर्सनल जैसे आपका HRO पर्सनल हो गया, फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए बाकी 3 है। टोटल 8 मेंबर हैं। तो आपका एक डायरेक्टर जनरल होगा टॉप पे, और उनके साथ 8 मेंबर हो गए जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। ये समझने वाली बात है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन रिसोर्स डेटा। 41 फैक्ट्रियों में लोग हैं कितने। जो एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ग्रुप है, इसमें ग्रुप A, B, जिसमें G है, B, NG, C and D टोटल। अब एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स ग्रुप, इसमें टोटल है 25,582 लोग। वेपन्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप में है 19,549। मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ग्रुप में है 12,080 लोग। आर्मर्ड व्हीकल्स ग्रुप में है 14,613 लोग, और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ग्रुप में है 8,924 लोग। यानी कि टोटल 80,748, जी हाँ 80,748 लोग हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लगभग
जो आपकी फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, उसमें काम करते हैं, जो 41 फैक्ट्रियां आपकी हैं। इसके अलावा 1294 लोग ये अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हेडक्वार्टर फॉर्मेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, रीजनल कंट्रोलर ऑफ सेफ्टी, रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स, ब्ला ब्ला, इधर ये लोग करीब 1,1500 लोग यहाँ पे फैले हुए हैं। सो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि करीब लगभग, अगर मैं मानूं तो करीब 82,000 पर्सनल हैं। 82,000 लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हर साल उनको तनख्वाह देती है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये है कि होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, और बजटरी एलोकेशंस अंडर कैपिटल एंड रेवेन्यू हेड्स। जो बजटरी एलोकेशंस हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कि जो केपेक्स है और ओपेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो फाइनेंस वाले हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब आपको कोई चीज़ खरीदनी पड़ती है, कैपिटल एसेट आप खरीदते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपके मतलब रेगुलर रोज़मर्रा के तनख्वाहें हो गई, नॉर्मल खर्चे हो गए, गाड़ियों के, ट्रैवल के, ये सब ये ओपेक्स में आ जाता है। तो ये सब है अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल बजट। ये 2017-18 के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। दिस केटर्स फॉर द शॉर्टफॉल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ओएफबी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम थ्रू सेल्स। ये बात नोट करने वाली है। और ओएफबी इज अनेबल टू रन फैक्ट्रीज एंड ओएफबी फ्रॉम इट्स ओन प्रॉफिट्स, यानी कि ओएफबी इतना पैसा नहीं कमाती, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हैं ये इतना पैसा नहीं कमाती कि अपने ही प्रॉफिट से, अपने ही मुनाफे से अपनी फैक्ट्री खुद चला लें। यानी कि ये फैक्ट्री चलाती भी हैं, फैक्ट्रीज एक घाटे में चलती हैं, तनख्वाहें देने के लिए सरकार से पैसा चाहिए, और मजबूरी ये है कि साहब फौज को खरीदना ही खरीदना है। आर्मी को अगर नहीं इंसास हथियार की हम अक्सर बात करते हैं, 5.56 mm इंसास बहुत ही बेकार किस्म का हथियार है, फौज को खरीदना है, फौज की मजबूरी है। अब लोग कहते हैं कि इंसास से कारगिल जीता था, ये झूठ है। इंसास से कारगिल नहीं जीता था, कारगिल भारतीय सेना के अफसर और जवानों के हिम्मत और हौसले से जीता था, इंसास राइफल से नहीं जीता था। इंसास राइफल मैंने खुद चला रखी है, ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रखी है, नहायती घटिया राइफल है। एंड थैंक गॉड सरकार ने डिसीजन लिया कि AK-203 और जो 6 आवर के दूसरे हथियार आ रहे हैं वो हम लोग ऑलरेडी लेना हमने शुरू कर दिया है। तो वो आ रहे हैं, चेंज पूरा हो रहा है, जल्दी 1-2 साल में सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता था इंसास राइफल्स का। अब ये मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में ना जाके आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका बहुत हाई है। वो क्यों है, उस टेक्निकल बातों में मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बोरियत लगेगी। लेकिन आप समझिए, एक कॉम्बैट ड्रेस आपने देखा है, जवान जो ड्रेस पहनते हैं कॉम्बैट ड्रेस, यानी कि वो चितकबरी जो ड्रेस होती है, जंगल कैमोफ्लेज टाइप की, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदें तो एक ड्रेस 3,300 रुपए की मिलती है। 3,300 रुपए की एक ड्रेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देता है। लेकिन अगर आप मार्केट से वही खरीदें, उससे बेहतर कपड़ा, उससे बेहतर सिलाई, तो आपको 1,800 रुपए की मिलती है। आधे का फर्क है। तो हम एक ड्रेस की बात नहीं कर रहे, तो लाखों दर लाखों ड्रेस हर साल बनती हैं। तो अब आप समझिए कि कितने करोड़ों अरबों रुपए का घाटा सिर्फ ड्रेस में होता है। और मजबूरी है आपकी, आप वही ड्रेस, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छी सिलाई, आप 1,800 रुपए की नहीं ले सकते, आपको मजबूरन आपको 3,300 रुपए की लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कॉम्बैट जैकेट, जो हम लोग ऊपर जैकेट पहनते हैं, कॉम्बैट जैकेट, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देती है 5,950 रुपए की एक जैकेट, जो कि मार्केट में मिलती है 3,500 रुपए की। तीसरी चीज, कोट, ECC, जो हम लोग विंटर क्लोथिंग पहनते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, उसकी बात कर रहा हूं, वो एक जैकेट है 6,250 रुपए की। लेकिन वो जो बाजार में मिलती है वो एक्चुअली मिलती है 4,000 रुपए की। इसके अलावा OG जर्सी, ऑलिव ग्रीन जर्सी जो हम लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा, स्वेटर पहनते हैं फौजी, यहाँ पे उसके पैच लगा रहता है यहाँ पे, वो जो स्वेटर है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से हमें मिलती है 1,950 रुपए की। लेकिन जो मार्केट में वो स्वेटर अवेलेबल है वो है 750 रुपए की। बाप। फिर और चीजें हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पैराशूट जो है, ये
1,62,000 रुपये का एक है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलता है, लेकिन अगर आप बाजार से खरीदेंगे, ओपन मार्केट से खरीदेंगे, आपको 1,12,000 रुपये का मिलेगा। इसमें भी तकरीबन आप लगा लीजिए 50,000 रुपये का घाटा है हर एक पैराशूट में। पैराशूट रिपेयर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता है 70,000 रुपये की रिपेयर करता है एक पैराशूट की, और बाहर एक फिक्स्ड प्राइस है। इसमें प्राइस नहीं हमने दिया है, लेकिन एक फिक्स्ड प्राइस है, इर्रिस्पेक्टिव जो भी होगा एक फिक्स्ड प्राइस है, आप उसमें रिपेयर करवाइए। अशोक लेलैंड स्टैलियन एक ट्रक है जो फौज इस्तेमाल करती है। अब आप देखिए इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको खुद पता लगेगी। अशोक लेलैंड के जो ट्रक आर्मी इस्तेमाल करती है चलने के लिए, अपने फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और ऐसे और भी चीज़ें, मैं सिर्फ अशोक लेलैंड का एग्जांपल दे रहा हूं। उस ट्रक का अगर आप अशोक लेलैंड जो कंपनी है अगर आप उससे खरीदेंगे तो उसका दाम है 17 लाख रुपए एक ट्रक का। 17 लाख रुपए एक ट्रक का दाम है। लेकिन जब आप वही ट्रक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदते हैं तो आपको 28 लाख रुपए देने पड़ते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि नॉकडाउन किट्स होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 17 लाख रुपए लेके उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाती है, उन पार्ट्स को लेकर आती है, उनको जोड़ के फौज को बेचती है। 28 लाख रुपए फौज को खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक सरकारी डिपार्टमेंट से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहा है। इतना प्रॉफिट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कमाती है। उसके बावजूद वो क्योंकि अपने खर्चे मीट नहीं कर पाते, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं, फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा हैं, हैमरेज कर रही है, जिसको मेडिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अभी मैं आपको शॉर्टफॉल की बात करता हूँ, ज़्यादा टेक्निकल ना होके। 2009 से 2014 82 आइटम इंडेंट करे, उनकी टोटल वैल्यू थी 25,914 करोड़ रुपए। यानी कि 2009 से 2014 82 आइटम, 82 आइटम्स इंडेंट करे, यानी कि खरीदने के लिए उनका डिमांड गया। 25,914 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू थी, और जो एक्चुअली मिली, जो वो बना पाए 19,917 करोड़, यानी कि 23% का 23% का शॉर्टफॉल था इसमें। और 2014 से 2019 फिर 82 आइटम इंडेंट करे गए, जिसकी वैल्यू थी 26,378 करोड़ रुपए, और वापस मिला जो माल जिसकी वैल्यू मिली वो मिली 18,538 करोड़ रुपए, यानी कि 29% का शॉर्टफॉल था। इसमें आपके आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस, सबका जो मिला जुला के जो भी था सबका है। अलग अलग परसेंटेजेस हैं, प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव्ड वगैरह, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। एक चीज़ मैं चाहता हूं कि आप समझें ज़रा। भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, आज ही आई थी शायद रिपोर्ट की, आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो एमुनेशन बनाया है वो एमुनेशन इतना ख़राब है, और आर्मी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, बर्बाद करना पड़ा वो एमुनेशन। अगर वो एमुनेशन अच्छा बना होता तो उसी एमुनेशन के पैसे से 100 तोपें और खरीद सकती थी इंडियन आर्मी। 100 तोहफे और 100 howitzers द इंडियन आर्मी could have bought, जो नहीं खरीद पाए क्योंकि आपका एमुनेशन बिल्कुल बर्बाद था, बिल्कुल ख़राब एमुनेशन था। मैं आपको कैजुअलिटीज़ कुछ बताता हूँ, लेकिन असली कैजुअलिटी मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल पे जाएं और सर्च करें बात क्या है। देखिए 2014 में हमारा एक जवान अपनी जान से गया, 15 घायल हुए। 2015 में डेथ्स 0 थी, लेकिन कैजुअलिटीज़ 14 थी। 2016 में हमारे 19 जवान अपनी जान से गए और 28 को चोट लगी। 2017 में एक जवान हमारा जान से गया और 18 को चोट लगी। 2018 में 3 जवान हमारे जान से गए और 43 को चोट लगी। 2019 में 3 जवान हमारे जान से गए और 28 को चोट लगी। और 2020 में अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कोई भी जवानों की जान नहीं गई, लेकिन 13 को बहुत ज़ोर से चोट लगी, बड़ी गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि ये बारूद फटने से आती है। देखिए साहब, ये अलहदा बात है। ये फिगर्स ना आपको लग रहे होंगे कि क्या हैं ये फिगर्स, ये मेजर क्या बता रहा है आपको, मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेशन पराक्रम टाइप करिए गूगल में, ऑपरेशन पराक्रम, और फिर आप टाइप करिए कारगिल, कारगिल ऑपरेशंस। ये जब आप टाइप करेंगे आप देखेंगे कि कारगिल में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे कारगिल में। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी। लेकिन जब पार्लियामेंट अटैक हुए थे तो पार्लियामेंट अटैक के दौरान साहब
पाकिस्तान ने करवाए पार्लियामेंट अटैक। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी मोबिलाइज हो गए और बॉर्डर पे चले गए। बिल्कुल एग्रेसिव पेट्रोलिंग होने लगी। जंग नहीं हुई, जंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन आगे पहुंच गए बॉर्डर पे। जंग की सूरत हाल बन चुकी थी, कभी भी हो सकता था कुछ, लेकिन जंग नहीं हुई। फॉल्टी एमुनेशन के चलते हमारे कितने जवान, कितने अफसर, उनकी जानें गई। मैं चाहता हूं आप लोग ज़रा चेक करें खुद जाके, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आई विल नॉट टेल यू दिस, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट बाई योर सेल्फ वॉट हैपेंड इन ऑपरेशन पराक्रम। कितने जवानों की जान गई। एक हिंट देना चाहता हूं, जितने हमने जाने कारगिल में खोई, क्या उससे ज़्यादा थी या उससे कम थी? ये ज़रा पता लगाइए आप लोग। ऑपरेशन पराक्रम, आपको खुद पता लग जाएगा। गूगल पे जाइए, टाइप करिए ऑपरेशन पराक्रम, यू विल कम टू नो। लॉस टू एक्सचेकर, सरकारी खजाने को जो दिक्कत हुई है इसकी वजह से, उसके बारे में कुछ आपको ब्यौरा दूंगा आपको ज़रा। अप्रैल 2014 और अप्रैल 2019 के बीच में करीब 658 करोड़ रुपए का सामान जो था, जो बेकार क्वालिटी का था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। यानी कि 658 करोड़ रुपए खत्म हो गए, बिल्कुल नाली में चले गए, क्योंकि सामान ऐसा था कि यूज ही नहीं कर पा रहे थे उसको बर्बाद करना पड़ा, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ा। 303 करोड़ रुपए की जो माइंस थी, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, उसको पुलगांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, लोग मारे गए थे, आपको पता ही होगा। पुलगांव एक्सीडेंट ज़रा आप पता लगाइए इंटरनेट पे जाके, आपको पता लगेगा कि क्या वहाँ पे हुआ था। उसके बाद फॉल्टी जो माइंस थी, यानी बारूद की सुरंग थी जिसकी क्वालिटी ख़राब थी, वो 303 करोड़ रुपए की वो डिस्ट्रॉय करनी पड़ी। इसके अलावा ये आप देखिए, टोटल अगर 960 करोड़ हम मानते हैं, तो ये जो 960 करोड़ रुपए का जो लॉस था, उससे हम 105 mm मीडियम आर्टिलरी गन्स 100 खरीद सकते थे, यानी कि 100 बोफोर्स गन्स। समझ रहे हैं दोस्तों? ये जो आपने बेकार चीज़ें जो हैं, जो इस्तेमाल नहीं करी जा सकती, जिससे लोगों की जानें जा रही हैं, क्वालिटी बहुत ख़राब है, अब आप इसको ले गए रेगिस्तान के बीच में और आपने इस सबको माल को फूंक दिया, वहाँ पे आग लगा दी, इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वरना आप लोगों की जान चली जाती। अगर ये सामान हमें अच्छी क्वालिटी का मिलता तो उसकी कीमत इतनी थी कि हम उस सामान से 100 तोपें बोफोर्स जैसी खरीद सकते थे, जो कि नहीं खरीद पाए, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे कारण हैं कि ऐसा होता क्यों है। कुछ तो हमने आपको बता दिया, लेगेसी है, कलकत्ता में है, और कलकत्ता में इसलिए, कलकत्ता शहर बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कस्टमर अगर दिल्ली में हैं तो आप कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? साफ सीधी बात है, आपको कलकत्ता में होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए साहब, इसमें एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड काम करता है, और प्रोफेशनल ओवरसाइट, फंक्शनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कहते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करें, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए काम करने का, उसके चलते बहुत दिक्कतें हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों के पास लिमिटेड फाइनेंशियल पावर्स हैं, जिसकी वजह से और डिले होता है। हर चीज़ के लिए आप जाइए, और डिसीजन मेकिंग में बहुत हैं, मल्टीपल लॉसेस होते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। पर एक और चीज़ है जो बड़ी ख़तरनाक है यहाँ पे ना, कि मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल मामला मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप ये लगा लीजिए, मोबाइल फ़ोन है, इसमें 100 अलग कंपोनेंट्स हैं, तो इसके लिए इकोसिस्टम तैयार करा जाता है कि साहब इसका जो ग्लास की केसिंग है, जैसे ये इसकी देखिए साहब, ये ग्लास की केसिंग है इसकी ना, ये जो ग्लास की केसिंग है इसकी, तो ग्लास की केसिंग मेरे फ़ोन की कौन बनाएगा, इसके अंदर जो चिप है वो कौन बनाएगा, रैम कौन बनाएगा, कैमरा कौन बनाएगा। तो एक इकोसिस्टम पूरा होता है, सबकी फैक्ट्रीज अलग अलग होती हैं, फिर जाके जोड़ी जाती है इसमें, और वायरिंग होती है, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता फ़ोन के अंदर क्या क्या होता है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में ये चीज़ है कि जैसे कि अगर मैं डिफेंस मिनिस्टर बन गया और मैं यूपी से हूँ, या मैं महाराष्ट्र से हूँ, या मैं राजस्थान से हूँ, या कहीं और से हूँ, तो मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बोला कि साहब एक फैक्ट्री तुम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलोगे, क्योंकि मेरे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बिना ये समझे
कि इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। आपने फैक्ट्री खुलवा दी, 4000 लोगों को नौकरी मिल गई, नेताजी की जय जयकार हो गई। भाई नेताजी ने 4000 लोगों के घर के चूल्हे जला दिए। लेकिन इससे घाटा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। घाटा ये हुआ कि जैसे ये फ़ोन है, इसकी केसिंग, जो ऊपर केसिंग है, ये बन रही है कर्नाटक में। इसका जो ग्लास का कवर है ये बन रहा है मध्य प्रदेश में। इसका जो रैम है ये बन रहा है पंजाब में। और इसके जो अंदर वाली वायरिंग है या कैमरा है जो भी है वो बन रहा है छत्तीसगढ़ में, और कुछ बन रहा है आपका तमिलनाडु में। अब आप ये बात मोबाइल को जोड़ते जोड़ते जिन मोबाइल चीज़ों जितनी को एक साथ पास पास होना चाहिए लाने था, की हो पहले जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी इतनी ज़बरदस्त है कि कौन आपसे वो सामान खरीदेगा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो। नोबडी विल बाय इट फ्रॉम यू। इतनी फैली हुई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था एक ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो हमें लूटना था। अंग्रेज़ों का जो लाइफ स्टाइल था, लोग कहते हैं साहब गोरा आदमी बड़े स्टाइल से रहता था। कोई स्टाइल वाइल से नहीं रहता गोरा आदमी। हमारी जेब से पैसा लेके तब उसने स्टाइल से करा। गोरे आदमी ने भी वही करा जो मुगलों ने करा। ये जितना भी स्टाइल था, ये बादशाह सलामत का और गोरों का, इसका पैसा तो आम आदमी दे रहा था। तब वो लोग स्टाइल से रहते थे। यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में गोरों ने ये काम करा, एक वहाँ पे एक यहाँ पे। फिर हमारे नेताओं ने ये गलती करी, वही गलती करी जो गोरों ने करी। गोरों का फिर भी एक लॉजिक था काम करने का कि साहब हमें फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ पे तो पर्सनल फ़ायदे के चक्कर में आपने पूरा जो सुरक्षा तंत्र है देश का, आपने उसको बहुत, जिसको कहते हैं वीक विकेट पे, जो क्रिकेट की एनालॉजी अगर यूज़ करूँ, वीक विकेट पे आपने उसको डाल दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपरवाइजरी जो कॉस्ट होती है, जो आप मैनेजर लगाते हैं, जनरल मैनेजर लगाते हैं, सुपरवाइजरी कॉस्ट लगाते हैं, वो इंडस्ट्री में 30% हाई है, लेकिन एक्सेप्टेबल मानी जाती है 30%। 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका सैलरीज वगैरह में, उसका 30% सुपरवाइजरी कॉस्ट इज ऑल राइट। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में सुपरवाइजरी कॉस्ट इज 65%, 65% की कॉस्ट है, यानी कि 35% मोर। तो आप कभी कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते बिडिंग में। लेकिन अगर सरकार के कानून ऐसे हों कि साहब मरता क्या ना करता, आपको खरीदना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ही है, चाहे आपको उससे अच्छा माल, उससे सस्ता माल भारत में ही कोई बना के दे दे, आप नहीं खरीद सकते। आपको अलाउड नहीं है खरीदना। फैक्ट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन फैक्ट्रीज़ का, क्योंकि फिर ये बात हो जाएगी कि फैक्ट्रीज़ की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। कानपुर में ऐसी फैक्ट्री है जिसको मैंने विजिट करा है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स बनाती है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लेकिन बहुत कम सप्लाई कर पाते हैं इंडियन आर्मी। वो ऐसी फैक्ट्री है जो नेटो को सप्लाई करती है, फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करती है, लेकिन खुद की आर्मी के लिए नहीं साहब, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देगी। तो इसमें बड़ा एक दिक्कत हो जाती है। मैं आपको एक और मैन आवर यूटिलाइजेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। देखिएगा फ्रॉड कहाँ पे होता है, जो झोल जिसको कहते हैं ना आम हिंदी भाषा में, झोल कहाँ पे है। द एवरेज मैन आवर यूटिलाइजेशन ऑफ OSB हैज़ बीन अराउंड 127%, यानी कि 100% आपकी सैलरी है और 27% आपको ऊपर से ओवर टाइम मिलना ही मिलना है। 27% आपको ओवर टाइम मिलना है, यानी कि लगभग मोटा मोटी ऑलमोस्ट एक तिहाई से कम, लेकिन लगभग एक तिहाई आपको अपनी तनख्वाह, यानी कि 27% मिलनी ही मिलनी है आपको। जबकि एवरेज मशीन यूटिलाइजेशन, जिस मशीन में वो काम करते हैं, वो 75% है। आप समझ लीजिए 127% का पैसा पा रहे हैं और काम हो रहा है सिर्फ 75%। तो यूनियन जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, यूनियंस कमज़ोर करती हैं। यूनियंस एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं, क्योंकि सारी की सारी कम्युनिस्ट यूनियन है। आप समझ लीजिए कल अगर आपकी लड़ाई होगी चाइना के साथ, और यूनियन आपकी सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, हर एक स्टेट में यूनियन है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सिर्फ बंगाल में है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, आपकी हर जगह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यूनियन है। कभी कभी यूनियन एक पॉजिटिव काम भी करती है, मजदूरों के हक की भी बात करती है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार यूनियन गलत काम भी करती है, छोटी छोटी बात पर हड़ताल करना। अब ये देश के स्ट्रैटेजिक असेट्स हैं। आपने छोटी छोटी बात पर हड़ताल कर दी, कल आपकी चाइना से लड़ाई हो गई, आपको नहीं पता चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, इनकी कई सारी यूनियंस हैं, सारी नहीं बट कई सारी यूनियंस इनकी जो है वो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट भाई भाई, आपने बोला बंद कर दो प्रोडक्शन, चाइना से आप भिड़ रहे हैं गलवान में, दौलत बेग ओल्डी में, ईस्ट लद्दाख में पूरा चाइना के साथ लड़ाई चल रही है, आपको एमुनेशन चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाय हाय लाल झंडे,
मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑफिस में गया हूँ, मैंने खुद हेडक्वार्टर में लाल झंडे देखे। मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से लाल झंडे देखे। हर चीज़ पे प्रोटेस्ट, हर चीज़ पे एतराज़, हर चीज़ पे हक। अरे तुम्हें तनख्वाह मिल रही है, काम तुम कर नहीं रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, फिर भी लाल झंडे। तो एक सोचने वाली बात है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जा कहाँ रहा है। तभी जब फौज कहती है कि साहब हमें बाहर का सामान चाहिए, फिर लोग कहते हैं साहब इंडियन आर्मी को क्या है, इंडियन आर्मी विदेशी सामान क्यों। देश में ये जो प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की करी है बात, ये इसीलिए करी है, और हमें प्राइवेट एंटरप्राइज चाहिए। अब देखिए आखिरी चीज़ मैं पॉइंट आपको बताता हूँ कि क्यों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इतना बुरा हाल है। जो चेयरमैन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, सारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे बहुत बढ़िया प्रोफेशनल, लेकिन ये सीनियरिटी प्रिंसिपल से अपॉइंट होते हैं। जो सबसे सीनियर है उसको चेयरमैन बना दिया। इससे क्या दिक्कत होती है कि कई लोग ऐसे भी हैं, बड़े कैपेबल हैं, लेकिन टाइम ही नहीं है उनके पास पॉलिसी एग्जीक्यूट करने का। उदाहरण के लिए मिस्टर अश्विनी कुमार प्रभाकर, ये चेयरमैन थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 1/8/2015 से लेकर 31/7/2016, ठीक है, यानी कि 11 महीने के लिए चेयरमैन रहे लगभग। दूसरे थे मिस्टर वीपी यजुर्वेदी, ये 1/8/2016 से लेकर ये रहे 31/1/2017, यानी कि ये साहब यजुर्वेदी साहब तकरीबन 3-3.25 महीने, 3.5 महीने ये चेयरमैन रहे। चेयरमैन जो बॉस है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो उसका ब्रेन है, जो उसकी पॉलिसी ड्राइव करता है, वो 3.5 महीने के लिए उसका चेयरमैन रहा। श्री एस सी वाजपेयी साहब, ये 1 फरवरी 2017 से लेकर 30 नवंबर 2017 तक रहे। अब देखिए फरवरी से लेकर नवंबर तक रहे, यही 7-8 महीने मोटा मोटी। सुनील कुमार चौरसिया, ये आपके लगभग रहे, आप लगा लीजिए 6 महीना। पी के श्रीवास्तव साहब 1/7/2018 से लेकर 31/12/2018, ये 4.5-5 महीने रहे, 5 मंथ्स चेयरमैन रहे। सौरभ कुमार साहब, ये 1/1/2019 से लेकर 30/11/2019 तक रहे। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम ही नहीं करती और अच्छे हथियार नहीं बनाती है या फिर अच्छा दारू गोला नहीं बनाती, पर कुछ बातें ऐसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। मैंने भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देखी है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से नज़दीकी है। तो वहाँ पे मतलब जितना आप लैंड चाहते हैं, जितना आप एक सोच सकते हैं कि आर्मी का कैंप होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। और जितना उनको यूज़ में जगह है उससे बहुत ज़्यादा जगह है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास। जो मेजर गौरव आर्य ने बताया कि एक फैक्ट्री एक स्टेट में, दूसरी फैक्ट्री दूसरे स्टेट में, ऐसा करने से अच्छा है कि कुछ जो आपको एक मोबाइल बनाना है, उस मोबाइल का पूरा जो सिस्टम है एक ही शहर में एक ही जगह पे करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जो भी उसका रॉ मटेरियल है इस स्टेट से उस स्टेट में पहुँचे, उसका जो भी आप माल लाने का खर्चा है वही उस आइटम से ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। दूसरा, मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मेजर गौरव आर्य ने भी मेंशन किया इस चीज़ को, और वो मेरे बहुत दिनों, आज ये वीडियो देखा या इस वीडियो पे रिएक्शन दे रहा हूँ इस वजह से नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अगर पुलिस में यूनियन बना देंगे, आप अगर मिलिट्री में यूनियन बना देंगे तो वहाँ पे 12 बजने हैं तय है। आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यूनियन की परमिशन दे दी गवर्नमेंट ने, सबसे बड़ा लॉस है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक ऐसी इम्पोर्टेंट आप कह सकते संस्था है गवर्नमेंट की, जितनी ज़रूरत आर्मी की है उतनी ज़रूरत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है। एम्यूनेशन जितनी भी बनाती है कंपनीज उनकी है। तो आप वहाँ पे यूनियन लगा देंगे तो वो अभी जब चाइना के साथ इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के यूनियन हड़ताल पे जाने की तैयारी पे लगी हुई है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उनको लग रहा है कि निजीकरण हो जाएगा। इस पे एक ही, अभी यूनियन को तो आप नहीं ख़त्म कर सकते, इतना आसान नहीं है चीज़। उससे एक चीज़ आसान है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आर्मी को तय करने दें कि उनको कौन से हथियार खरीदने हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अच्छे
तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ले लेंगे, अगर निजी कंपनी के अच्छे है तो निजी कंपनी के ले ले। ये आर्मी के ऊपर छोड़ना चाहिए। जैसे मेजर गौरव आर्या ने बताया कि एक जॉकेट की कीमत जहाँ पे 1700 बाज़ार में, वही आपको 3500 रुपये उसको देने पड़ रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। तो ये बंद करना चाहिए। जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को ये लगेगा कि नहीं भाई आर्मी हमसे सामान खरीदना कम कर रही है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे जैसे BSNL ख़त्म हो गया तो वहाँ ताले लगेंगे, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुद ब खुद काम अच्छा करने लगेगी। जब उनका काम अच्छा हो जाएगा तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी और उनका माल भी ज़्यादा आर्मी खरीदने लगेगी। ये अच्छा सॉल्यूशन है इसके ऊपर। और जैसे मोदी जी आए तब से ठीक तो हुआ है, कम से कम प्राइवेट कंपनीज आ रही है। और लोग कहते हैं ये कम्युनिस्ट लोग होते हैं, जिनको सरकारी महकमा होता है उनको बहुत पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे वो मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी में उनकी यूनियन कुछ इतना काम नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में उनको काम करना ही करना है उन वर्कर्स को। तो मैंने कह रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद करो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों में से जो भी माल है वो आर्मी को तय करने दो, कि जो आर्मी को सबसे अच्छा लगता है वो आर्मी खरीदे। तो ये सॉल्यूशन सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।